नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को 11th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ कंसेप्ट को मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अगले स्टेप को आज के क्लास में मैं डिस्कस करूँगा और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ सिंबल के बारे में बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, अगर सेट में उसको लिखा जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में मैं कुछ कंसेप्ट और कुछ सिंबल को डिस्कस करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ये सिंबल दिया रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्सिलॉन पढ़ेंगे। ये किसका चिन्ह है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको कहा जाता है, यानी एलिमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिमेंट। एप्सिलॉन को हम लोग एलिमेंट के रूप में कंसीडर करेंगे। जैसे सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपको सेट ए दिया है, जिसका सदस्य जो है, एलिमेंट जो है, चाहे अवयव बोलिए इसको, अगर दिया है तो इस सेट के में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5। तो इस एलिमेंट को में से किसी एक एलिमेंट को हम लोग सेट ए का एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? जैसे 1 एलिमेंट ए लिखेंगे हम लोग, यानी 1 जो है सेट ए का क्या है? सदस्य है। 1 एलिमेंट सेट ए। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 1 एलिमेंट सेट ए। एप्सिलॉन ज्यादा एलिमेंट शब्द का यूज होता है, एप्सिलॉन का यूज नहीं होता है। 1 एप्सिलॉन ए भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भाषा के रूप में ज्यादातर जो है एलिमेंट शब्द का प्रयोग होता है। तो आप लोग एलिमेंट शब्द का ही यूज करिएगा, एप्सिलॉन ज्यादा यूज नहीं होता है। जैसे 2 एलिमेंट सेट ए। 2 सेट ए का क्या है? सदस्य है। 3 एलिमेंट सेट ए। 4 एलिमेंट सेट ए। 5 एलिमेंट सेट ए। यानी इन सारे एलिमेंटों को अगर डिनोट करना होगा कि ये सारे एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब दूसरा एक कंसेप्ट होता है कि सेट के अंदर जो है सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। जैसे अगर कोई सेट है आपके सामने, जैसे सेट बी है, तो इसका एलिमेंट अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है, तो स्वर अक्षर क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ये जो 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इन सारे स्वर अक्षरों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के रूप में लिखेंगे, बड़े अक्षर के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए कामा, कैपिटल ई कामा, कैपिटल आई कामा, कैपिटल ओ कामा, कैपिटल यू।
ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेट के सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में व्यक्त किया जाता है, ना कि आप कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करिएगा, नहीं। और किसी भी सेट को हम लोग अगर व्यक्त करना होगा तो उस केस में क्या होता है, सदस्य को तो आप स्मॉल लेटर में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सेट को डिनोट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर वहां पर काम नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पर दो सेटों को रिप्रेजेंट किया, सेट ए, तो सेट ए को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए, बी को भी मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं। ये जो भी सेट को, जिस सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये एक कंसेप्ट हो गया आपका। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के बारे में कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके दो विधि होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो पहला विधि होता है वो आपका होता है सारणीबद्ध रूप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। पहला समुच्चय को निरूपित करने की विधि, समुच्चय को निरूपित करने की विधि। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। पहला विधि क्या होता है, पहला विधि जो होता है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो विधि होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यही दो विधि होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंटिंग मेथड्स ऑफ सेट जो है, रिप्रेजेंटिंग मेथड्स ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो ही फॉर्म होता है, सारणीबद्ध रूप के रूप में सेट को निरूपित करते हैं हम लोग, और समुच्चय निर्माण रूप के रूप में सेट को निरूपित करते हैं हम लोग। तो पहला जो रूप होता है उसके बारे में जानिए। सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म के बारे में जानिए। रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप में क्या होता है, सारणीबद्ध रूप में किसी समुच्चय के
सभी सदस्यों को, सभी अवयवों को, अवयव मतलब क्या होगा, एलिमेंट्सों को सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है, किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से, अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा, अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है। यानी पृथक मतलब क्या होता है, पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। अर्ध विराम का मतलब कमा के द्वारा अलग किया जाता है। और सभी सदस्यों को, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक मतलब ब्रैस के अंदर, मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं, मतलब अंदर लिखते हैं। यानी सारे एलिमेंट को, जैसे आपको दे देगा कि 42, जैसे आपको कोई से दे देगा कि 42 को विभाजित करने वाले सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो अगर आपको उसको लिखना है सारणीबद्ध रूप में, तो आप कैसे लिखिएगा, जैसे आपको दे दिया सेट ए जो है 42 को विभाज्य करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको अगर सारणीबद्ध रूप में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या बोला जाता है, रूल में आप लोग क्या पढ़े हैं कि समुच्चय के, किसी समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि 42 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से 42 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी 45 को डिवाइड किया, 42 को डिवाइड किया जा सकता है, 3 से भी 45 को डिवाइड कर दिया जाता है। और आपको रूल में पढ़ाया गया है कि सेट के सभी सदस्यों को, अवयवों को अर्धविराम यानी कामा के द्वारा पृथक किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। 3 से भी 42 जो है डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 6 से आपका ये नंबर जो है 42 जो है डिवाइड हो सकता है, 7 से ये नंबर जो है डिवाइड हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, और ये नंबर जो है 21 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये नंबर जो है इसके बाद 42 से डिवाइड हो सकता है। यानी इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें? 1 2 3 6, यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, 42 को डिवाइड करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं को क्या किए, सूचीबद्ध किए, और उसके बाद एक दूसरे से हम लोग अलग कामा के द्वारा किए, और सारे एलिमेंटों को हम लोग मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखे हैं। यानी इस प्रकार से अगर किसी भी सेट को सारणीबद्ध रूप में लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेट के अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे, यानी उसको प्राप्त करेंगे। उसके बाद ये अर्धविराम के द्वारा एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, और सारे एलिमेंट्स को ब्रेस के अंतर्गत यानी कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो है लिखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है हम लोगों का, पहला रूल तो आप लोग देख लिए, दूसरा रूल होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हो गया आपका दूसरा रूप विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या रूप जो भी कहें। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय निर्माण विधि में निर्माण विधि में समुच्चय के किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के अवयवों में प्राप्त नहीं होता है। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। एक सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होता है, कॉमन सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। गुणधर्म का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जो समुच्चय के बाहर के अवयवों में नहीं होता है, अवयवों में नहीं होता है। यानी इन सेट बिल्डिंग फॉर्म
in set builder for all elements of any set have a common properties which is not in outside element. जो आउटसाइड सेट के आउटसाइड के एलिमेंटों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर आपको सेट ए दिया हुआ है तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का सेट है, समुच्चय है। तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखिएगा? जैसे मान लीजिए कि आपको सेट ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय है। तो इस सेट को समुच्चय निर्माण विधि में अगर आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसके लिए सबसे पहले क्या, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मझले कोष्ठक का यूज इसमें भी किया जाता है, लेकिन समुच्चय के अवयवों को लिखने का जो तरीका होता है अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग एक्स सच दैट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए जो है एक्स सच दैट एक्स का मतलब कि एक्स यानी सेट ए का जो एलिमेंट एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स जहां पर एक्स, अब उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग। एक्स सच दैट एक्स का मतलब एक्स सदस्यों, एक्स अवयवों का सेट जहां पर एक्स, सच दैट का मतलब जहां पर, सच दैट जो है ये सच दैट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जहां पर यानी एक्स अवयवों का समुच्चय जहां पर एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। अगर इस प्रकार से आप लिख देते हैं एक्स सदैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको 5 ही लेटर प्राप्त होगा। इसको पढ़ने से आपको क्या पता चलता है कि ये जो सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसमें इसको हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास केवल 5 ही लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के प्राप्त होंगे, जिसमें से क्या होंगे ए ई आई ओ ई। इसको पढ़ने से आपको 5 ही अक्षर प्राप्त होंगे। इस प्रॉपर्टीज को सेट के प्रॉपर्टीज
के लिए जब इस वाक्य का यूज किया गया है तो इसको सॉल्व करिएगा पढ़ के, तो आपको 5 ही लेटर प्राप्त होंगे। जो कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। आपको बी कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा सेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का सेट है। स्वर अक्षर में आपको 5 ही स्वर अक्षर होते हैं। 26 लेटर में आपको 5 ही ऐसे लेटर होते हैं जो स्वर वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका हो गया समुच्चय को निरूपित करने का समुच्चय निर्माण विधि। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है हम लोगों को पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। बहुत सारे सेट और दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सेट, यानी कलेक्टेड डाटा जो है, निम्नलिखित जो कलेक्टेड डाटा है उसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका है द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with the letter जे, यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह। और इस कलेक्शन को बताना है कि ये जो किया गया कलेक्शन जो है सेट है कि नहीं। तो आपको सेट के बारे में मैं पहला ही डिफिनीशन में बता चुका हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन ये जो कलेक्शन है इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के कितने महीने होते हैं? जे से जनवरी मंथ, और जे से एक और मंथ आता है जून मंथ, फिर तीसरा मंथ क्या आता है? जुलाई मंथ। यानी दिया हुआ जो संग्रह है वो क्या है, उसको कलेक्ट कर पाना संभव है, यानी क्या है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो ये इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो कलेक्शन है
इसको क्या हम लोग सेट के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं। तो जे अक्षर से, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह कलेक्शन कर सकता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, anyone can definitely identify this collection, belong to this collection, इस संग्रह से संबंधित जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संग्रह से संबंधित अवयवों को एकत्रित कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। यानी क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए ये सेट भी है। अतः यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। जब किसी कलेक्शन का संग्रह जो है वेल डिफाइंड होता है, यानी उसको कलेक्ट कर पाना संभव होता है, तो उस केस में उस संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग कि किया गया संग्रह जो है वेल डिफाइंड है, इसलिए यह संग्रह जो है एक समुच्चय है।